Students, in today's session, we will read the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Cecil Rich. So, before we proceed, we'll begin with getting to know about the poet. Adrienne Cecil Rich is an American poet, critic, journalist, and a scholar. She is famous for her support to the feminist theory and women's movement. Women's movement में जैसे कि domestic violence against women, maternity leave, equal pay, harassment, she has participated actively in these movements through her writing. She was born on May 16, 1929 in Baltimore, USA. Her first poem was published when she was a college student. That means she has started writing at an early age. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays, and other writings. Her notable work, Diving into the Wreck, some of the notable awards which she has got is National Book Award, which she got in 1974, Ballinger Prize in 2003, Griffin Poetry Award in 2010. She took her last breath on March 27, 2012. So now we'll discuss about the theme of the poem addresses the constraints of married life a woman experiences in the patriarchal society. जो थीम है वो डिस्कस कर रहा है महिलाओं की ज़िंदगी में, औरतों की ज़िंदगी में जो लिमिटेशन होती है. कंस्ट्रेंट्स मीन्स लिमिटेशन उनकी मैरिड लाइफ में, मीन्स दे आर नॉट फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड दे एक्सपीरियंस दिस इन पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्कल मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पितृ प्रधान समाज जो होती है जिसमें मेल आर फ्री टू टेक ऑल द डिसीजन. दे इन फैक्ट डिसाइड अबाउट वुमेन ऑल्सो इन द हाउस, इन द फैमिली. तो इस तरह की सोसाइटी में जहाँ पे कि पुरुषों का ही चलता है, मेल सारे डिसीजन लेते हैं घर के बारे में और औरतों को कोई भी फ्रीडम नहीं होता, ऐसे ही एक घर में आंट जेनिफर रहती हैं. And her feelings, her condition is expressed in this poem. Aunt Jennifer has a suffocating married life with a domineering and oppressing husband. Aunt Jennifer का suffocating घुटन भरा वैवाहिक जीवन है जिसमें उनका डोमिनियरिंग, ऑथोरिटेटिव या बॉसी, निरंकुश, अधिकारपूर्ण उनके हस्बैंड है और ऑप्रेसिंग है. ऑप्रेसिंग मीन्स अत्याचारी है. She tries to find refuge in art टू फाइट दीज डेमन्स, और वो कोशिश करती हैं अपने आर्ट के थ्रू अब इन बुराइयों से सामना करने का, और इनसे दूर भागने का एक उनका अपना जरिया होता है, तरीका होता है कि इन तकलीफ़ों से, इन परेशानियों से थोड़े समय दूर रह सकें. तो वो अपने आर्ट का, अपनी एम्ब्रॉयडरी का सहारा लेती हैं. बट इवन हियर देयर इज़ नो रिस्पाइट, लेकिन वहाँ पे भी उनको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता. शी इज़ सो टर्मेंटेड, इतनी ज़्यादा टॉर्चर्ड है, दैट हर हैंड क्विवर एंड शी फाइंड्स इट हार्ड टू निट. उनके हैंड जो हैं क्विवर करते हैं, ट्रेम्बल करते हैं, कांपते हैं, और उनको एम्ब्रॉयडरी करने में भी, बुनाई करने में भी मुश्किल होती है. वो इतनी ज़्यादा टॉर्चर्ड है, इतनी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, इतनी डरी हुई है, स्केर्ड है कि उनको एम्ब्रॉयडरी करने में भी उनके उंगलियां कांपती हैं. दिस पोएम इज़ अ फॉर्मल स्ट्रक्चरल लिरिक. तो इसमें वेल डिफाइंड राइम है और स्ट्रक्चर्ड लिरिक है. इट कंटेन्स 3 स्टैंजास ऑफ 4 लाइन्स ईच. आप ये पोएम पढ़ोगे जिसमें 3 वेल स्ट्रक्चर्ड स्टैंजास हैं एंड they have 4 lines. There are 4 lines in each stanza. Now let us begin the poem. What does the title of the poem suggest to you? Aunt Jennifer's Tiger. ये टाइटल से आपको क्या पता चलता है आंट जेनिफर की टाइगर के बारे में? ऑब्वियसली तो ये टाइगर हैं जो वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं, अपने कढ़ाई से बनाती हैं. पैनल पे, स्क्रीन पे कढ़ाई कर रही हैं, वो भूल से कढ़ाई कर रही हैं, उसके बारे में ये पोम है. आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोम्स ऑन टाइगर? क्या आपको कुछ और पोम्स की याद आती है? प्रोबेबली यू माइट हैव 10, जब आपने लैंग्वेज लिटरेचर सिलेबस स्टार्ट हो चुका है तो इन दैट सिलेबस इन क्लास 10th यू माइट हैव रेड
अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, वो पोम आपको याद होगी। सम अदर पोम्स यू शुड रीड अबाउट, एलिजी अपॉन टाइगर बाय जोनाथन स्विफ्ट और रॉयल बंगाल टाइगर बाय सरवन चौधरी। दीज आर सम अदर पोम्स विच यू कैन enjoy reading on the theme on tigers. Now let's read the poem and find out what does the poet say. एड्रिन रिच क्या कहना चाहती हैं इस पोम के थ्रू। Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, bright topaz denizen of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Now, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Prance means to spring up the hind legs. पीछे वाले पैरों से जंप करना। तो वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं ऑन जेनिफर, उनके टाइगर्स, वो किस तरह के टाइगर्स एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, वो जंप कर रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन, उनके पैनल पे वो जंप कर रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कलर है उनका ब्राइट टोपैज, टोपैज इज ब्राइट येलो कलर, और डेनिजन्स आर रेजिडेंट्स, वहाँ रहने वाले। डेनिजन्स अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो मतलब वो पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएटेड है। वो कौन से प्लेस से है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मतलब हरे भरे जंगल में। ब्राइट टोपाज डेनिजन, उनके बैकग्राउंड में वो फॉरेस्ट कढ़ाई करके बनाती हैं, निट कर रही हैं या एम्ब्रॉयडर कर रही हैं, और उसमें येलो कलर के, ब्राइट कंट्रास्टिंग कलर के टाइगर्स एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, और उन पेड़ों के नीचे उन्होंने कुछ मेन भी बनाए हैं, कुछ पुरुषों को एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है सामने पेड़ों के नीचे, लेकिन ये टाइगर्स उनसे डरते नहीं हैं। दे डू नॉट फियर, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो पेस करते हैं, चलते हैं, उनकी जो गेट है, चाल है, वो स्लीक, स्मूथ एंड ग्लॉसी, बहुत ही ज़्यादा उनकी पेस जो है वो अट्रैक्टिव है। शिवलरिक इज़ आप कह सकते हो मर्यादापूर्ण या शिष्ट। तो यहाँ पे शिवलरिक मीन्स दैट टर्म इज एसोसिएटेड विथ आइडियल क्वालिटीज ऑफ अ नाइट। दिस इज एसोसिएटेड विथ आइडियल नाइट्स मीन्स दे वर फाइटर्स। फाइटर्स जो होते थे नोबल डिसेंट के होते थे, अच्छे घरों के होते थे, और दे शोड कर्टसी टुवर्ड्स वुमेन, उनके अंदर बहुत ही शिष्ट व्यवहार होता था औरतों के प्रति। तो ऐसा वो मूवमेंट वो देख रही हैं उस टाइगर में। एंड सर्टेनिटी, उनकी चाल में शिष्टता है, अट्रैक्शन है उनकी चाल जो है, और सर्टेनिटी है, अश्योर्ड है उनकी चाल। दे आर नॉट स्केयर्ड एंड फियर्ड। नाउ लेट अस सी obviously the relative Aunt Jennifer makes a panel with image of tigers parading proudly across it. रिलेटिव, क्योंकि पोएट आंट जेनिफर, उनको आंट कह के एड्रेस कर रही हैं, उनकी आंटी है पोएट की, वो एक रिलेटिव है जो कि पैनल बना रही है, स्क्रीन बना रही है, मतलब कढ़ाई कर रही है एक सरफेस पे, और उस कढ़ाई में उन्होंने क्या दिखाया है, एम्ब्रॉयडरी में दिखाया है, टाइगर पैरेड कर रहे हैं प्राउडली अक्रॉस, मतलब उसके तरफ वो शान से वॉक कर रहे हैं टाइगर्स। शी नीड्स अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट ड्वेलर्स, डेनिजन्स, वो जो नीट कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं, वो अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट ड्वेलर्स हैं, डेनिजन्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट सिटीजन्स इन देयर ग्रीन वर्ल्ड हु आर फ्री, हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट विद देयर क्रिएटर इज लैकिंग। वॉट देयर क्रिएटर इज लैकिंग, वो फ्री है, हैप्पी और कॉन्फिडेंट है। What their creator is lacking, creator means Aunt Jennifer is lacking freedom, happiness and confidence in her life. तो एक तरह से बच्चों आप देखते हो कि वो जो अपनी ज़िंदगी में नहीं जी पा रही हैं, जिस तरह की लाइफ वो नहीं उनको मिला हुआ है, उस तरह की लाइफ वो अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एग्जिबिट कर रही हैं, अपने इमोशंस शो कर रही हैं। Jennifer uses sharp and contrasting color, sharp yellow as bright as topaz, a yellow gem, against a lush green background. वो शार्प कंट्रास्टिंग कलर्स यूज़ करती हैं आंट जेनिफर अपनी एम्ब्रॉयडरी में। जो वो वुल यूज़ कर रही हैं, धागे यूज़ कर रही हैं, वो बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर के हैं, बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर है। येलो स्पेसिफाइज द सन एंड फियर्स एनर्जी, जो येलो कलर है वो सूरज को स्पेसिफाई कर रहा है
और उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एग्जिबिट होती है। वाइल ग्रीन रिमाइंड्स वन ऑफ स्प्रिंग एंड रिबर्थ। ग्रीन कलर स्प्रिंग और रिबर्थ, रिजुविनेशन को सिग्निफाई करता है। आंट जेनिफर इज़ लॉन्गिंग फॉर बोथ एनर्जी एंड रिबर्थ। लेकिन आंट जेनिफर इन दोनों की इच्छा करती हैं जो कि उनकी लाइफ में नहीं है। शी कैन नॉट फाइंड इट इन हर लाइफ, सो शी क्रिएट्स अटोपिया थ्रू हर आर्ट। वो इमेजिनरी वर्ल्ड, अटोपिया इज इमेजिनरी वर्ल्ड अपनी बनाती हैं, आइडियल वर्ल्ड बनाती हैं अपनी आर्ट के थ्रू, क्योंकि ये वो रियलिटी में उनको नहीं मिलता। हर टेपेस्ट्री कंटेन्स एन इमेज ऑफ मैन अंडर अ ट्री। और उनकी टेपेस्ट्री कढ़ाई में इमेज है मैन का अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। कुछ आदमियों की भी उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है। दो द प्राउड टाइगर शो नो फियर ऑफ द मैन। लेकिन उनके प्राउड टाइगर्स जो हैं उनके अंदर उन आदमियों का कोई डर नहीं है। दिस इज मैंशनड सो टू शो दैट दे डिफर फ्रॉम जेनिफर हु लिव्स इन कंस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। ये इसलिए मेंशन किया गया है, दे डू नॉट फियर द मैन। इट इज़ स्पेशली मेंशनड बाय द पोएट टू शो दैट आंट जेनिफर, दिस क्रिएटर, फियर्स हर हस्बैंड। अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में ऑब्वियसली जो आदमी है उससे वो डरती है, लेकिन उसके टाइगर्स किसी भी इंसान से नहीं डरते उनके क्रिएटर की तरह। द टाइगर्स रिमाइंड द पोएट ऑफ नाइट्स। और टाइगर्स रिमाइंड करते हैं पोएट को नाइट्स, मतलब उनके अंदर जो शैवलरी है वो रिमाइंड करती है नाइट्स की, योद्धाओं की, फुल ऑफ कर्टसी एंड स्टाइल, जिनके अंदर कर्टसी, शिष्टाचार होता था और स्टाइल होते थे, अट्रैक्टिव होते थे। शिवलरिक मैन रिस्पेक्टेड देयर वीमेन एंड एक्टेड काइंडली टुवर्ड्स देम। शिवलरिक मैन जो होते थे वो बहुत ही वीर योद्धा होते थे और औरतों की तरफ वो उनका व्यवहार बहुत शिष्ट होता था। अगेन दे सीम टू कंट्रास्ट with how uncle behaved towards Aunt Jennifer according to the second stanza। तो आगे के स्टेंजा में पढ़ेंगे कि ये टोटल कंट्रास्ट में है। जैसा अंकल आंट के साथ बिहेव करते हैं, वो जिस तरह से टॉर्मेंटेड, टॉर्चर्ड हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट जो उन्होंने टाइगर एम्ब्रॉयडरी की है उसकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही है। The poetic devices used here are comparison. The tigers are compared to night from the time of chivalry and the Middle Ages. ये first poetic device है। Then imagery. The main image are Aunt Jennifer as a fearful wife and secondly the magnificent tiger as she creates in her panel। तो यहाँ पे आपको इस स्टेंजा में magnificent tigers का, जैसे आप इसको पढ़ते हो तो it creates a sort of image in your mind that is used in these stanzas. Metaphor, poet compares yellow stripes of the tiger to a precious stone topaz, yellow topaz denizens। तो ये मेटाफोर है जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है। Then contrast between strong yellow and green colors. That poetic devices, literary devices contrast, दोनों कलर जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट है। Then rhyme, each pair of lines rhyme like in sound with screen green। राइम पैटर्न फॉर द पोएम इज, पूरे पोएम में आपको राइम पैटर्न जो मिलेगा वो ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, मीन्स 2 लाइन्स राइम विथ ईच अदर, फर्स्ट एंड सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी, सो दे राइम विथ वन अनदर। Then you'll find consonants, repeated R sound in the first line। And Jennifer's tigers prance across screen. Here R, you'll see R, again here R, again R, then R. R sound is repeated consonant sound. Then alliteration, prancing proud, P P, first consonant sound is repeated, that is alliteration. Then in this sleek chivalric certainty, S sound directly appears in sleek and certainty, both although they start with this word starts with C but it gives the sound of S. So here although it is sh but they sound together, so this is an example of alliteration, repeated S sound in adjacent or close words. Then anaphora, consecutive lines start with the same word they. Here you see 2 lines start with the same word they.
Here in third line you'll see they, and then fourth line they. So this is poetic device anaphora. The second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Here, now it is described the situation of Aunt Jennifer in these paragraphs, in this stanza. Aunt Jennifer's fluttering fingers fluttering means उनकी उंगलियां कांप रही हैं थ्रू हर वूल जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, और उनको आइवरी निडल, जो कि आइवरी इज मेड ऑफ एलिफेंट्स टस्क, एलिफेंट के टस्क से बना होता है, हाथी दांत का बना हुआ. सो इट इज़ लाइट वेटेड, लेकिन वो भी उनको डिफ़िकल्टी हो रही है खींचने में. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग, मैसिव वेट, बहुत हैवी वेटेड है अंकल का वेडिंग बैंड. जो वेडिंग बैंड मीन्स रिंग जो उन्होंने पहन रखा है उसका इतना ज़्यादा वजन है और वो बहुत ही ज़्यादा भारी आंटी के हैंड पे बैठा हुआ है, मतलब सिट्स हैविली, बहुत ही ज़्यादा वजन है उस बैंड का, इसलिए उनकी उंगलियां कपा रही हैं. दिस इज लिटरल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द वर्ड्स यूज्ड इन दिस स्टैंजर्स. आइवरी, the hard white substance, a variety of dentin composing the main part of the tusk of an elephant, walrus etc. इनके हाथियों के दांत में और वॉलरस की टेथ में भी वो मिलता है, तो इट इज़ लाइट वेटेड. The poet describes Aunt Jennifer's nervous hand struggling to pull the wool with her ivory needle. नर्वस है इसलिए उनको डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी आइवरी नीडल को पुल करने में. द वर्ड फ्लटरिंग सजेस्ट ट्रेम्बलिंग. फ्लटरिंग वर्ड का मतलब है ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ. वी गेट द इम्प्रेशन ऑफ अ फ्रेल वुमन, और इससे हमारे दिमाग में क्या इमेज बनता है, एक फ्रेल मतलब बहुत ही वीक वुमन. हु फाइंड्स इट हार्ड टू पुल द निडल, जिसको कि एक निडल से धागे को खींचना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा वो वीक है. अनएंडिंग हाउस होल्ड चोर्स हैव मेड आंट वेरी वीक, और कभी न ख़त्म होने वाली घर की उनकी परेशानियाँ, कामकाज, उनको उसने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है. The poet sarcastically suggests that Aunt Jennifer's fingers find it hard to hold the weight of her wedding ring and then pull the needle at the same time. तो ये सार्कास्टिकली माखौल उड़ाते हुए, कटाक्ष करते हुए पोइट कहती हैं कि आंट जेनिफर की फिंगर को ये तकलीफ़ हो रही है, मुश्किल हो रहा है कि अंकल के वेडिंग रिंग का बोझ संभाले और साथ में उसी समय निडल की धागे भी खींचे, निडल को भी उस कपड़े से ऊपर निकाले. तो मतलब ये आंटी के लिए जो डिफ़िकल्टी हो रही है फिगरेटिवली, मतलब उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, बिकॉज शी इज़ नॉट हैप्पी विद दैट एंड इट इज़ काइंड ऑफ बर्डन ऑन आंटीज़ लाइफ. वो उनके लिए एक बर्डन है विच इज़ हार्ड टू पुल ऑन, जिसको खींचना बहुत मुश्किल है. By mentioning that it is uncle's wedding band, the poet suggests that uncle wants Jennifer to, and that as a female she is the property of her husband. तो यहाँ पे जब पोइट कहती है कि अंकल्स वेडिंग रिंग, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो इतना ज़्यादा मैसिव है और आंट उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनको ओन करते हैं, मतलब क्योंकि वो अंकल की है, उन्होंने अंकल का वेडिंग बैंड पहन रखा है इसलिए वो अंकल की प्रॉपर्टी है. यहाँ पे पोइट ने हाइपरबोल यूज़ किया है, मैसिव एंड हैविली सजेस्ट द आंट जेनिफर लिव्स अ डिमांडिंग सॉर्ट ऑफ लाइफ. जिस तरह की सारा उनको डिमांड अपने हस्बैंड का पूरा करना पड़ रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनके समय सारा निकल रहा है. शी हैज़ टू अटेंड हर हस्बैंड्स नीड एंड फुलफिल हिज कमांड्स, जो उनके ऑर्डर है, कमांड है, उनको पूरा करने में ही उनका समय जाता है. एज अ रिजल्ट शी इज़ समवॉट वोर्न आउट इन हर ओल्ड एज, और इस कारण वो बहुत ही ज़्यादा थकी और बूढ़ी हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं अपनी ज़िंदगी में. तो यहाँ पे ये इम्प्रेशन मिलता है कि अंकल इज़ अ कमांडिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, डोमिनियरिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, जो उनके अंदर जो एक अत्याचारी और निरंकुश अधिकारपूर्ण उनका एटीट्यूड है, उसके कारण आंटी जो है, आंट जेनिफर जो है, वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है और दमित है.
तो बहुत ज़्यादा डरी सहमी हुई और वीक हो चुकी है अपनी मैरिड लाइफ के ऑर्डील्स को सहते सहते, परेशानियों को सहते सहते बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है, और इसलिए उनको एम्ब्रॉयडरी करते हुए उस निडल को भी खींचने में परेशानी हो रही है। Imagery. Here poetic devices, literary devices used are imagery, image of precious substance. यहाँ पे आपको precious substance मिलेगा, topaz, ivory and wedding band. ये सारे बहुत ही precious substance है। हालांकि आंटी is surrounded by all the luxurious things, but still she is not happy in her married life. तो ये चीज़ें नहीं होती जिससे कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश होता है। ये फैमिली की हैप्पीनेस होती है, टेकिंग केयर होती है, एक दूसरे का अटेंशन होता है, ध्यान देना होता है, कंसर्न होता है, जो कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आती है। कंट्रास्ट, अनदर पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर। द मेन कंट्रास्ट इज बिटवीन नर्वस एंड जेनिफर एंड हर कॉन्फिडेंट टाइगर्स। prancing, फ्लटरिंग, कंट्रास्ट एज वेल। prancing मतलब वो जंप कर रहे हैं, और फ्लटरिंग मतलब ट्रेम्बलिंग, कांपती हुई उंगलियां। जहाँ एक तरफ उनके क्रिएटेड टाइगर्स प्रांस कर रहे हैं, प्राउडली जंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके क्रिएटर के फिंगर्स ट्रेम्बल कर रहे हैं, कांप रहे हैं। तो ये टोटल कंट्रास्ट में है एक दूसरे की। हाइपरबली, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, अतिशयोक्ति, बढ़ा के कहा हुआ। वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड, वो बताता है कि कितनी डोमिनेटेड है अपनी लाइफ में और कितना डोमिनेटिंग है उनके हस्बैंड, ये बताता है। मैसिव, बहुत ही ज़्यादा भारी, हैवी वेडिंग रिंग इस चीज़ को बता रहा है। देन पैराडॉक्स, apparent contradiction, opposite. Here the trembling and mastered woman creates free and confident creature in her artistic endeavors. तो यहाँ पे जो मास्टर्ड है, जो डोमिनेटेड है दूसरे के द्वारा, जिनके ऊपर दूसरे का आधिपत्य है, वो एक कॉन्फिडेंट क्रिएचर अपने आर्टिस्टिक प्रयत्न में, एंडेवर, एफर्ट में बना रही है। तो ये तो ऑपोजिट है, पैराडॉक्स आइडियाज़ है। एक डरी सहमी हुई आंट जेनिफर अपने क्रिएशन में एक प्राउड एंड कॉन्फिडेंट क्रिएचर बुनाई कर रही है। दैट इज इन कॉन्ट्रास्ट, पैराडॉक्स। एजोनेंस हियर, एजोनेंस, प्रोमिनेंट वॉबल साउंड, आई साउंड फाइंड द आइवरी। हियर I sound is repeated, which creates a sad and mournful effect. Alliteration, fingers fluttering, F sound in the beginning of the word, consecutive words. Then personification, sits heavily upon, हाथ के ऊपर भारी बैठा हुआ है अंकल का मैसिव वेडिंग बैंड। तो sits heavily upon मतलब एक पर्सोनिफाई किया गया है वेडिंग बैंड को, जो बैठ नहीं सकता, इट इज़ अ वेडिंग बैंड। और वेडिंग रिंग है, एक रिंग है जो कि बैठा हुआ है। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग दैट हैज़ बीन गिवन टू एन इनएनिमेट थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग को दिया गया है। वेडिंग रिंग को पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है, उसमें बैठने के लिए उसको एट्रीब्यूट दिया गया है, बैठने का, सिट्स। एंजैम्पमेंट, द कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, couple or stanzas, that is definition of enjambment. आप देखोगे थर्ड एंड फोर्थ लाइन विदाउट पंक्चुएशन मार्क दैट हैज बीन कंटिन्यूड। हियर मैसिव, uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Here this, there is no punctuation mark and it is incomplete in sense, that means this is continuation of fourth line is continuation of third line. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो ये फोर्थ लाइन जो है थर्ड लाइन का ही पार्ट है, और यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क थर्ड लाइन के बाद नहीं है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्पमेंट। नाउ द लास्ट पैराग्राफ। When Aunt Jennifer is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. Here you will see word meaning ordeal. Ordeal means any extremely severe or trying test, experience or trial. यहाँ पे पोइट कह रही है when Aunt Jennifer is dead, क्योंकि आंट जेनिफर
रिंग्ड है, ऑर्डिल्ड है, ट्रैप्ड है। आंट जेनिफर इज रिंग, ट्रैप्ड इन हर मैरिज एंड कंट्रोल्ड लाइक एन एनिमल। वो रिंग्ड है, जैसे कि एक एनिमल को बांध के रखा जाता है, उसी तरह से वो बंधी हुई और फंसी हुई है अपनी मैरिड लाइफ में, और उनके हस्बैंड जो है वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके हस्बैंड जो है उनके मास्टर हैं। हर हस्बैंड इज़ हर मास्टर। द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट इवन आफ्टर हर डेथ, when aunt is dead, the fear of her husband's tyranny will keep on haunting Aunt Jennifer. उनके मरने के बाद भी दिस सफरिंग इज सो सीवियर कि इवन आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद भी उनके अंदर उनके हस्बैंड का फियर जो है, हस्बैंड की टायरनी है, आक्रामकता जो है, वो उनको हॉन्ट करता रहेगा, उनको डराता रहेगा, उसी तरह से उनके दिमाग में घूमता रहेगा और उसको चारों तरफ से घेरे रहेगा। मतलब दिस इज़ अगेन एग्जैजरेटेड सेंटेंसेस थॉट कि इतनी ज़्यादा वो टॉर्मेंटेड है, टॉर्चर्ड है अपनी लाइफ में, परेशान है आंट जेनिफर, कि मरने के बाद भी उनको उन परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उनके हस्बैंड की टायरनी जो है वो उनको हॉन्ट करती रहेगी, फ्रिक्वेंटली विजिट करती रहेगी उनके दिमाग में, मरने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। And her artwork will live on after her as a reminder of the dreams she never got fulfilled, और tigers in the panel that she made, जो उन्होंने बनाया है, उनका आर्ट है, will go on prancing proud and afraid। वो रिलीव होगा, वो लीव होगा, वो मतलब एक तरह से एग्जाम्पल होगा उसका, जो ऐसे मोमेंट्स, ऐसा फ्रीडम जो वो खुद जीना चाहती थी, प्राउड लाइफ जीना चाहती थी, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन उनकी आर्ट के थ्रू वो मोमेंट्स फिर भी जिंदा रहेंगे उनके आर्ट के फॉर्म में। तो ये कह रही है इस लास्ट के पैराग्राफ में पोएट कि इतनी ज़्यादा वो परेशान है अपनी लाइफ से, इतनी ज़्यादा टॉर्चर्ड है कि मरने के बाद भी उनको उस फीलिंग से फ्रीडम नहीं होगा, वो फिर भी वो सफरिंग महसूस करती रहेंगी डेथ के बाद भी, लेकिन उनका जो क्रिएशन है, उनकी आर्ट है, वो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता रहेगा जो उनकी ड्रीम थी, जिस तरह की लाइफ उनका सपना था, लेकिन वो कभी भी उस तरह की लाइफ नहीं स्पेंड कर पाई। तो उनकी ड्रीम जो है, उनके पैनल में, उनके स्क्रीन में जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की है, उसमें वो जिंदा रहेगा, और मरने के बाद भी आंट जेनिफर को मुक्ति नहीं मिलेगी उन तकलीफ़ों से, दुखों से, जो वो अपनी ज़िंदगी में सहन करती रही है। आंट जेनिफर्स एफर्ट टू गेट रीड ऑफ फियर्स प्रूव्ड फ्यूटाइल। वो उन्होंने अपने आर्ट को अपने रियलिटी से भागने का एक मीडियम बनाया था, जिसमें वो उन मोमेंट्स को जीना चाहती थी जो उनकी लाइफ में रियलिटी नहीं थी, लेकिन उनकी जो एफर्ट थी अपनी सच्चाई से दूर भागने की, वो बेकार साबित होती है। शी एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, अ सिंबल ऑफ अ डिज़ायर ऑफ अ फ्री स्पिरिट। वो एम्ब्रॉयडरी जो करती हैं वो सिंबल होता है, संकेत होता है उनकी इच्छा का कि वो फ्री रहना चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं। बट हर इनर स्पिरिट हैज़ बीन केस्ड बाय मेल इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन उनकी अंतरात्मा जो होती है वो कैद होती है इस पुरुष प्रधान समाज में। वन में वंडर द वुमेन हु गिव बर्थ टू मैन। अब ये बहुत ही आश्चर्य की बात है बच्चों कि औरत जो आदमी को जन्म देती है, how the same men tyrannize women when they grow up। बड़े होने के बाद वही पुरुष औरतों को किस तरह से डरा धमका के और डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो सोचने की बात है आपके लिए। आप इस पे विचार ज़रूर करना कि जो औरत इस आदमी के इस वजूद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर औरत ना हो तो कोई भी मेल इस दुनिया में आ ना पाए, लेकिन इस धरती पे आने के बाद वो उसी औरत पे अत्याचार करता है, तो ये कहाँ तक सही है। इनफैक्ट औरत उसके लिए भगवान की तरह है, और वो अपने भगवान को, जिसने उसको क्रिएट किया है, उसी के ऊपर अत्याचार, टॉर्मेंटेशन करता है। तो ये क्या सही है। Now the poetic devices used in these lines are transferred epithet. The modifier or epithet qualifies a noun other than the person or thing it is actually describing. When Aunt Jennifer is dead, her terrified hand will lie. जो फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा कि आंट जेनिफर जब नहीं रहेंगी, टेरिफाइड हियर
स्टैंड्स फॉर आंट जेनिफर। जो टेरिफाइड वर्ड है, क्वालिफायर है, एडजेक्टिव जो है वो आंट जेनिफर के लिए। टेरिफाइड कौन है? आंट जेनिफर है। लेकिन यहाँ इस लाइन में पोएट ने यूज़ किया है टेरिफाइड हैंड्स। तो अगर कोई एडजेक्टिव या क्वालिफायर जिसके लिए ये है उसके बदले किसी और नाउन के साथ यूज़ होता है तो दिस पोएटिक डिवाइस इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पे टेरिफाइड हैंड इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। देन एंजैबमेंट अगेन, first and second lines are same, that has been broken into two. Just see, when Jennifer is dead, her terrified will lie still ring with ordeal she was mastered by. तो ये दोनों एक ही लाइन है जो कि दो पार्ट में आ गए हैं। देन हाइपरबली, द पोएट्स exaggerates the weight of her husband's wedding ring. यहाँ पे exaggeration है, अतिशयोक्ति है कि वेडिंग रिंग का, रिंग अंगूठी का वेट इतना ज़्यादा है, भार इतना ज़्यादा है, वो इंडिकेट करता है कि हाउ डोमिनेटिंग हर हस्बैंड इज़। तो ये एक्चुअली वेडिंग रिंग का वेट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, वो उनकी मेंटल सिचुएशन है जो अपने शादीशुदा ज़िंदगी को इतना भार समझ रही हैं। राइम पैटर्न ABCD CCDD EEFF, that is AABBC, that is same in the entire poem. Alliteration, you will find repetition of consonant sound in the start of nearby words. Prancing proud, feeling of confidence, tiger's moment. Still prancing proud. Here you see PP, P sound is repeated. So this is all in the poem. I hope you understood. If you have any question, then you can ask in your group.